हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। मेरा नाम है सचिन कुमार द्विवेदी और आज हम पढ़ने वाले हैं कि भाई साहब हमारा एब्सॉर्प्शन और साथ ही साथ हमारा एमिशन क्या होता है। पिछली वीडियो में हमने देखा कि लेजर्स क्या होते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर्स क्या होती है, एप्लीकेशंस क्या होते हैं। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि लेजर्स और ऑर्डिनरी सोर्स ऑफ लाइट एमिट किस तरीके से होती है। अब एमिशन से पहले हमें बहुत सारी चीजें समझनी होंगी, जैसे कि एब्जॉर्प्शन कैसे होता है, ठीक है। अब एब्जॉर्प्शन वगैरह समझाने से पहले थोड़ा सा 11th-12th की बातें कर लेते हैं। हमने ये बोर्स एटॉमिक मॉडल तो देखा ही है। इसमें क्या सीन होता था कि ये एक एटम है जिसमें बीच में है हमारा न्यूक्लियस, और ये है हमारे बहुत सारे एनर्जी लेवल्स। इसका K11 बहुत सारे नेम्स होते थे, ठीक है। तो ये हमारे एनर्जी लेवल्स, ठीक है। अब हर एनर्जी लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? हर एनर्जी लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या होते हैं भैया? हर एनर्जी लेवल पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? अब सपोज करो यहां एक और आउटर एनर्जी लेवल है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा एक्साइटेड स्टेट है। एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? एक्साइटेड स्टेट क्या होती है? देखो, सपोज ये जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन की स्टेबल स्टेट है, जहां पे इलेक्ट्रॉन ना नीचे जा रहा है, मतलब कि ना यहां से कूद के यहां आ रहा है और ना ही यहां से जंप करके यहां जा रहा है। इसे हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन की स्टेबल स्टेट, और इसी को कहा जाता है इलेक्ट्रॉन की ग्राउंड स्टेट। क्या कहा जाता है भैया? ये हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट। अब अगर मैंने इसको hν अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, भैया ये hν क्या है? hν वो एनर्जी होगी जितनी एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन लेने के बाद इस एनर्जी लेवल से जंप करके इस एनर्जी लेवल पे चला जाए। सपोज इस एनर्जी लेवल का नाम E2 है, एनर्जी लेवल 2। इस एनर्जी लेवल का नाम है E1। ये उतनी ही एनर्जी होगी जितना E2 माइनस E1 होगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि हमने क्या किया भैया? hν अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने इस इलेक्ट्रॉन को दी सच दैट कि ये अपनी ग्राउंड स्टेट को छोड़ के एक्साइटेड स्टेट में चला गया। ये सारी चीजें हमने 11th-12th में पढ़ी है, लेकिन मैं सारी चीजें रिकॉल कर रहा हूं। अब मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पे आ चुका है, ठीक है। यहां पे ये इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रहेगा? किसी भी एक्साइटेड स्टेट में अगर इलेक्ट्रॉन जंप करके ग्राउंड स्टेट से आया हुआ है तो वो 10⁻⁻8 सेकेंड वहां रुकने वाला है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि भैया 10⁻⁻8 सेकेंड क्या है? चलिए, 10⁻⁻8 सेकेंड जैसे ही पूरे हुए ये इलेक्ट्रॉन वापस से जंप करके अपनी ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा, क्योंकि ग्राउंड स्टेट है उसकी स्टेबल स्टेट, और हर आदमी अपनी स्टेबल स्टेट में अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है, ठीक है। और ये वाली जो है एक्साइटेड स्टेट, ये उसकी स्टेबल स्टेट नहीं है। तो जैसे ही 10⁻⁻8 सेकेंड के बाद वो जंप करके अपनी स्टेबल स्टेट में आएगा तो वो दोबारा से hν अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन के रूप में देगा। क्या करेगा भैया? hν अमाउंट ऑफ एनर्जी, मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी है, चला लेना, hν अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटोन के रूप में दे देगा। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी भैया, समझ में आ गई कि इलेक्ट्रॉन का कुछ ऐसा हिसाब किताब होता है। इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी ली, hν अमाउंट ऑफ एनर्जी, hν क्या है? E2 माइनस E1 है, और लेने के बाद ये जंप करके एक्साइटेड स्टेट में चला गया। एक्साइटेड स्टेट में ये 10⁻⁻8 सेकेंड रुकेगा और उसके बाद ये वापस से ग्राउंड स्टेट पे आ जाएगा। अब जब ये ग्राउंड स्टेट पे आएगा तो ये hν अमाउंट ऑफ एनर्जी दोबारा रिलीज करेगा, लेकिन ये एनर्जी होगी फोटोन के रूप में। किस रूप में भैया? ये एनर्जी होगी फोटोन के रूप में। ये जो गिवन एनर्जी है ये इलेक्ट्रिकल चार्ज के रूप में हो सकती है, ये किसी केमिकल कोफिशिएंट के रूप में हो सकती है, ये एनर्जी किसी भी रूप में हो सकती है, लाइट के रूप में भी हो सकती है, लेकिन ये वाली जो गिवन एनर्जी होगी ये फोटोन के रूप में हमें मिल रही होगी। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ चुकी? हाँ जी भैया, समझ में आ चुकी। अब इसी चीज को हम थोड़ा सा यहां पे देख लेते हैं। इसको मिटा देता हूं मैं, नोट कर लो करना हो तो पॉज करके। चलो अब इसको मैं, यार ये बड़ा हिसाब किताब गड़बड़ है। अब इसी चीज को थोड़ा सा अपन इधर डायग्राम के मुकाबले से समझ लेते हैं। इसमें क्या है, जो हमने वहां ग्राउंड स्टेट का जिक्र किया, ये है हमारा वो ग्राउंड स्टेट। क्या है भैया? ये है हमारा वो ग्राउंड स्टेट, जहां पे हमारा इलेक्ट्रॉन है, जहां पे हमारा ये वाला इलेक्ट्रॉन है। अब जब हमने इसको hν अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, तो इसने क्या किया? एक्साइटेड स्टेट पे जंप कर दिया।
एक्साइटेड स्टेट में जंप कर दिया। इतनी चीज समझ में आ गई। यहां पे ये रुकेगा 10⁻⁻8 सेकेंड, ठीक है। कई केसेस में ये 10⁻7 सेकेंड भी होता है, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट की। लेकिन एक्साइटेड स्टेट की तरह ही एक मेटास्टेबल स्टेट होता है। मेटास्टेबल, आइंस्टाइन सर ने एक मेटास्टेबल स्टेट की बात करी जहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है ये 10⁻³ सेकेंड रुकता है। 10⁻³ सेकेंड कुछ मिली सेकेंड्स में आएगा, ठीक है। तो ये कुछ मिली सेकेंड्स यहां पे रुकता है। मतलब कि एक्साइटेड स्टेट के कंपैरिजन जो हमारी मेटास्टेबल स्टेट है वो ज्यादा स्टेबल है, वो ज्यादा स्टेबल है। मतलब कि जो हमारा इलेक्ट्रॉन रहेगा एक्साइटेशन के बाद वो यहां पे कम टाइम तक रुका है, 10⁻⁻8 सेकेंड तक रुका है, जबकि मेटास्टेबल स्टेट में वो 10⁻³ सेकेंड तक रुक पा रहा है। कौन सा ज्यादा है भैया? 10⁻³ सेकेंड ज्यादा टाइम होता है ना। अब हमें यहां तक अभी क्या क्या समझ में आया भैया? हमें ये बोर्स मॉडल समझ में आ गया, किस तरीके से एक्साइटेशन, डी एक्साइटेशन, ये सारी चीजें हो रही है। एक्साइटेशन के टाइम पे उसने क्या एनर्जी ली, कहां से आई वो एनर्जी कितनी होती है, ये हमने समझ लिया। अब जब वो वापस ग्राउंड स्टेट में जंप करेगा तो क्या करेंगे? फिर से एक फोटोन रिलीज होगा। हमें पता चल गया कि एक्साइटेड स्टेट क्या होती है, कितने टाइम तक हमारा इलेक्ट्रॉन वहां पे रुकता है, ठीक है। फिर मेटास्टेबल क्या होती है, कितने टाइम तक हमारा इलेक्ट्रॉन वहां पे रुकता है, और ग्राउंड स्टेट क्या होती है, इतना हमें समझ लिया। और इसी डायग्राम को हम कहते हैं भैया एनर्जी लेवल डायग्राम। क्या कहते हैं भैया? इसी डायग्राम को हम कहते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम। अब हम फाइनली जंप करते हैं कि भाई साहब हमारा एब्जॉर्प्शन क्या होता है। इसको नोट करना हो तो कर लेना यार पॉज करके, ठीक है। अब फाइनली हम पहुंचते हैं अपने एब्जॉर्प्शन प्रोसेस पे। जैसा कि मैंने आपको वहीं समझाया, ये हो गई हमारी दो स्टेट्स, ये हो गई हमारी दो एनर्जी लेवल्स। ये हो गई ग्राउंड लेवल, क्या हो गई भैया? ये हो गई हमारी ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ये हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। राइटिंग थोड़ी गंदी है, चला लेना। ये हो गई हमारी एक्साइटेड स्टेट। ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल 1 और ये हो गया हमारा एनर्जी लेवल 2। यही सारी रामगाथा है, ठीक है। अब हम मान लेते हैं कि जो ग्राउंड स्टेट है वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। भैया इलेक्ट्रॉन्स थोड़ी छोटे छोटे से लग रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। अब ये इलेक्ट्रॉन्स कितने प्रेजेंट है उसको हम डिनोट करेंगे n1 से। n1 क्या है भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द ग्राउंड स्टेट। ठीक उसी तरीके से जब हम जंप करवाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहां पे भी आएंगे। यहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे उनका नंबर हम शो करेंगे n2 से। तो n2 क्या है भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। क्या? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द एक्साइटेड स्टेट। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हमने क्या किया? h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ग्राउंड स्टेट में रखे इलेक्ट्रॉन को दी, जिससे क्या हुआ कि वो उसने E1 एनर्जी लेवल से जंप करके E2 लेवल में अपना घर बना लिया। क्या इतनी चीज समझ में आ गई? जब E2 लेवल में आया तो 10⁻⁸ सेकेंड के बाद 10⁻⁸ सेकेंड के बाद वो क्या करेगा? दोबारा जंप करेगा। अब ये जंपिंग वाली जो प्रोसेस होती है इसको हम कहते हैं एमिशन। लेकिन जब यहां पे इसने h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करी, इसको हम क्या कहेंगे भैया? एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ है? एक सेकंड रुको। एब्जॉर्प्शन के बाद क्या हुआ है? एक सेकंड, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूं, ठीक है। यहां पे ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, जिसको हमने h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी। h न्यू कितना होगा भैया? ये E2 - E1 होने वाला है, ठीक है। E2 - E1 है। ये लेने के बाद आफ्टर वाली पिक्चर कैसी बनेगी? कुछ इस तरीके से भैया, ये E2 था, ये E1 था, यहां पे N2 था, यहां पे N1 था। ये इलेक्ट्रॉन है जिसको हमने h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी दी, और एब्जॉर्प्शन के बाद ये h न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब करने के बाद ये इलेक्ट्रॉन हमारा एक्साइट होकर यहां पे चला गया। तो अब हमारा इलेक्ट्रॉन कुछ यहां पर है, ठीक है। इसी प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन कहते हैं। अब एब्जॉर्प्शन की डेफिनेशन क्या होती है भैया? एब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस बाय विच इलेक्ट्रॉन्स एब्जॉर्ब एनर्जी किस फॉर्म में भैया? h न्यू फॉर्म में, जो कि E2 - E1 होती है, ठीक है। कॉजिंग देम टू ट्रांजिशन फ्रॉम अ लोअर एनर्जी, जो इस स्टेट में ग्राउंड स्टेट है जो कि E1 है, टू अ हायर एनर्जी लेवल जो कि E2 है। यहां पे वही सेम चीज लिखी हुई है। E1 इज द एनर्जी लेवल 1 ग्राउंड स्टेट जिसको कहते हैं, और E2 इज द एनर्जी लेवल 2 जिसको हम एक्साइटेड स्टेट कहते हैं। N1 हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, N2 हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एक्साइटेड स्टेट।
क्या इतनी कहानी हमें समझ में आ चुकी है? एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस हमें पूरी समझ में आ चुकी है, इसको नोट करिए, फिर एमिशन देखते हैं। अब इसी एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को समझाने के लिए हमारे आइंस्टाइन बाबा ने एक इक्वेशन दी। क्या दी भैया? एक रेट इक्वेशन दी। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? चलो दोबारा मैं लिख देता हूं, ठीक है। एक रेट इक्वेशन दी जिसमें उसने क्या कहा कि dN1 अपॉन dt, मतलब कि कितने रेट से जो हमारा N1 है, N1 क्या था भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट, किस रेट से वो एब्जॉर्ब करके एनर्जी और अनदर एनर्जी लेवल पे जा रहा है, मतलब एक्साइटेड स्टेट पे जा रहा है, इज ऑलवेज इक्वल टू N1 जो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द ग्राउंड स्टेट है, और उसके बाद आता है आइंस्टाइन कोफिशिएंट B। अब यहां दो आइंस्टाइन कोफिशिएंट है, ए और बी। ए के बारे में बाद में बताऊंगा। अभी एक बी कोफिशिएंट है। बी हम उस जगह यूज करते हैं जहां हमारी एनर्जी इन्वॉल्व रहती है। एनर्जी इन्वॉल्व कैसे? कि भैया जब हमने एक hν अमाउंट ऑफ एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन को दी, तब जाके वो एक्साइट हुआ और तब जाके वो एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस कर रहा है। तो यहां एनर्जी इन्वॉल्व है, ठीक है, मतलब कुछ एनर्जी डेंसिटी भी होगी। एनर्जी डेंसिटी भी होगी। एनर्जी डेंसिटी क्या भैया? एनर्जी डेंसिटी क्या? जितनी हमने एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए ली, उसको हम कहेंगे एनर्जी डेंसिटी, ठीक है। अब जहां पे भी एनर्जी इन्वॉल्व होती है, वहां पे हम जो कोफिशिएंट यूज करेंगे वो होगा हमारा बी, और बी के साथ भी हम 1 और 2 लिखेंगे कि 1 से एक्साइट करके हमारा इलेक्ट्रॉन 2 में जा रहा है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि ये फॉर्मूला क्या है? ठीक है, इसमें N1 हमारा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट। क्या भैया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ग्राउंड स्टेट। दूसरा B12 क्या हो गया? B12 क्या हो गया? ये हो गया हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट। क्या हो गया भैया? ये हो गया हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ये UW, यहां पे देखो कुछ भी हो सकता है, यहां पे कई बुक्स में Q लिखा हुआ है, कोई भी तो यहां पे वेरिएबल हो सकता है, लेकिन ये कुल मिला के है एनर्जी डेंसिटी। क्या है भैया? एनर्जी डेंसिटी है। एनर्जी डेंसिटी क्या होती है भैया? कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने ली अपने सारे इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट कराने के लिए। और ये तो हो गया हमारा रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया भैया? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। क्या हो गया भैया? रेट ऑफ एब्जॉर्प्शन। चलो इस चीज को नोट करो। चलिए अब एब्जॉर्प्शन के बाद हम थोड़ा सा एमिशन के बारे में देख लेते हैं। अभी तक हमने एब्जॉर्प्शन अच्छे से क्लियर हो गया, थम्स अप करो, ठीक है। अब एमिशन में 2 टाइप ऑफ एमिशन होते हैं। एक स्पॉन्टेनियस एमिशन जो कि नेचुरली होता है। कैसे होता है भैया? नेचुरली होता है। और एक होता है स्टिमुलेटेड एमिशन जो कि ह्यूमंस या लेजर्स बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। वो किस तरीके से होता है अपन बाद में बात करेंगे। अभी स्पॉन्टेनियस एमिशन की बात कर लेते हैं। हमने अभी तक क्या देखा कि ये हो गया हमारा एक एनर्जी लेवल, ये हो गया हमारा दूसरा एनर्जी लेवल। इसको हम कहेंगे भैया E1, ये हो गया हमारा E2। यहां पे है N2 इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे है N1 इलेक्ट्रॉन्स। अब एक यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, 2 यहां पे कोई इलेक्ट्रॉन है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, अभी समझाने के लिए एक ही लेता हूं। अब कोई hν अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कितनी है? hν इज इक्वल टू E2 माइनस E1 है, ठीक है। hν अमाउंट ऑफ एनर्जी आके इस इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करती है और ये बेचारा कूद के एक्साइटेड स्टेट में चला जाता है। एक्साइटेड स्टेट में जाने के बाद इसे फील होता है कि दिस इज नॉट माई कंफर्ट जोन, तो वो क्या करेगा? 10 टू द पावर -8 सेकेंड मेहमान नवाजी कराने के बाद वापस से वो अपने ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा। ये वही सेम इलेक्ट्रॉन है जो यहां से गया, यहां पे गया, और इसके बाद 10 टू द पावर -8 सेकेंड के बाद वापस कूद के अपने ग्राउंड लेवल में आ गया। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई कि किस तरीके से ये कूदा कादी हो गई है। अब ये जंपिंग के दौरान जैसे ही ये जंप करके अपने ग्राउंड स्टेट में आया तो इसने hν अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी। मैंने बोर्स मॉडल के टाइम पे बताया था ये hν अमाउंट ऑफ एनर्जी होगी एक फोटोन। क्या होगी भैया? एक फोटोन के रूप में होगी। यही फोटोन से ही तो मिलकर लाइट बनती है यार, यही फोटोन से ही मिलकर तो लाइट बनती है कि नहीं बनती है? चलो अब क्या किया कि जब इसी फोटोन को, ये तो हमने एक इलेक्ट्रॉन की बात करी, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जो एक्साइट होके जा रहे हैं, ठीक है, वापस डी एक्साइट हो रहे हैं, तो ये बहुत सारे अलग अलग अमाउंट ऑफ एनर्जीज स्प्लिट होंगे।
ठीक है, जो कि इंडिविजुअली एक फोटोन के रूप में होगी। अब ये जितने भी रेज निकलेंगे, क्योंकि ये अलग अलग एनर्जी एब्जॉर्ब करके और अलग अलग टाइम पे यहां पे गए थे, अलग अलग टाइम पे यहां पे जंप किया, तो ये जितने भी फोटॉन्स होंगे, ये जितने भी फोटॉन्स होंगे, ये डिफरेंट फेज में होंगे। फेज के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया था। सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी, सबकी वेवलेंथ डिफरेंट होगी। अगर वेवलेंथ डिफरेंट है तो डिफरेंट कलर्स के होंगे, डिफरेंट कलर्स के होंगे। किसके होंगे भैया? डिफरेंट कलर्स के होंगे। डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगी, एक सेकेंड रुक, डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगी। क्या होगी भैया? डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होंगी, ठीक है। और जब ये सारी चीजें होंगी तो ये सारी चीजें किसका प्रमाण है? कि भैया ये जो अलग अलग कलर्स की लाइट हैं, ये मिलके हमारी व्हाइट लाइट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं भैया? व्हाइट लाइट बनाने वाले हैं। क्या बनाने वाले हैं भैया? व्हाइट लाइट बनाने वाले हैं। इसी पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं भैया स्पॉन्टेनियस एमिशन। क्या हुआ? पहले एब्जॉर्प्शन किया, उसके बाद कूदागादी हुई और यहां से हमें फोटॉन्स एमिट होते हुए मिले, और ये सारी की सारी एक नेचुरल प्रोसेस हुई। यहां से हमने नेचुरली एक एनर्जी दिया और वो यहां पे एक्साइट हुआ, 10⁻⁸ सेकंड तक रुका और डी एक्साइट होने के बाद हमें फोटोन देके चला गया। क्या इतनी प्रोसेस हमें समझ में आ गया? अब इसी स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोसेस को कहते हैं कि भैया हमने टॉर्च बना ली या हमने लाइट एमिट करवा ली। तो ये जितनी भी बल्ब्स वगैरह ये सारी चीजें आप देखते हैं अपने घर में, ये सब इसी प्रोसेस से निकल के आते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? डेफिनेशन देख लेते हैं भैया। स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर्स व्हेन एन एक्साइटेड एटम और मॉलिक्यूल अंडरगोज अ ट्रांजिशन फ्रॉम अ हायर एनर्जी लेवल, कहां से? E2 से, टू अ लोअर एनर्जी लेवल जो कि है E1। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में डी एक्साइट करता है या ट्रांजिशन करता है विदाउट एनी एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। हमने एक्सटर्नली किसी इन्फ्लुएंस को नहीं दिया। ये एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस वाली थोड़ी सी स्टिमुलेटेड बात में आपको समझ में आएगा। स्टिमुलेटेड एमिशन जब मैं समझाऊंगा तब ये चीज समझ में आएगा कि एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस होता क्या है। अभी स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोसेस को समझ लो, इस चीज को नोट करो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। अब जिस तरीके से हमने एब्जॉर्प्शन के लिए एक रेट इक्वेशन देखी, ठीक उसी तरीके से हमारी स्पॉन्टेनियस एमिशन के लिए भी एक रेट इक्वेशन होती है, जो कि जैसा हमने वहां पे dN1/d2 लिखा था, dN1/d2 लिखा था, ठीक उसी तरीके से यहां dN2/dt लिखेंगे। अब दूसरी तरफ यहां पे N2 लिखा जाएगा। अब ये N2 क्यों लिखा गया है भैया? देखो, ये N1 N2 का चक्कर कुछ ऐसा है कि जहां से इलेक्ट्रॉन कूद के किसी अनदर स्टेट पे जाए, किसी अनदर एनर्जी लेवल पे जाए, उस लेवल पे जहां से कूदा है उसकी बात कर रहा हूं मैं, उस लेवल पे कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी चर्चा यहां पे होती है। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि जहां से इलेक्ट्रॉन जंप करके किसी अनदर एनर्जी स्टेट पे जा रहा है, वहां पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो यहां हम लिखते हैं। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई कि ये N1 N2 का चक्कर क्या है? एब्जॉर्प्शन में हमने N1 लिया था, अभी हमने N2 लिया है। अब ठीक उसी तरीके से जैसे हमने वहां आइंस्टाइन कोफिशिएंट B लिया था, ठीक उसी तरीके से यहां आइंस्टाइन कोफिशिएंट A लिया जाएगा। अब ये A क्यों लिया गया है? जैसा कि मैंने बताया था कि अगर हम एनर्जी डेंसिटी को यूज कर रहे हैं तब हम B का यूज कर रहे हैं, B का यूज करेंगे, और जहां हम एनर्जी डेंसिटी का यूज नहीं कर रहे हैं वहां हम कोफिशिएंट A यूज करेंगे। यहां पे कोई भी एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है। स्पॉन्टेनियस एमिशन हम जब कराते हैं वहां पे हम कोई एक्सटर्नल एनर्जी प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, वहां पे एनर्जी डेंसिटी का कोई मतलब नहीं है, कोई रोल नहीं है, इस वजह से हम यहां एनर्जी डेंसिटी मेंशन नहीं करते। तो ये जो हमारा हो गया, ये हो गया हमारा आइंस्टाइन कोफिशिएंट। क्या हो गया भैया? आइंस्टाइन कोफिशिएंट। ये हो गया हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन E2। कहां भैया? एनर्जी लेवल 2, जो कि हमारी एक्साइटेड स्टेट है, वहां पे जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रखे हुए। ठीक है, ये चीज लिखी हुई है कि UW इज एनर्जी डेंसिटी, जो कि मैंने यहां मेंशन नहीं किया है, जो इस फॉर्मूला में हमारे नहीं होती है। N2 इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्साइटेड स्टेट, और A21 का मतलब भैया 2 से जंप करके 1 पे जा रहा है। ठीक है, A21 इज द आइंस्टाइन्स कोफिशिएंट। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? हाँ जी, ये समझ में आई। चलो इस चीज को नोट करो। तो चलिए अगली स्लाइड में क्या है। अब देखो, यहां मैंने वो सारी चीजें लिखी है जो ये फोटोन
स्पॉन्टेनियस प्रोसेस से एमिट होता है, इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं मैंने पहले ही बता दिया था। वेवलेंथ डिफरेंट होती है, फेजेस डिफरेंट होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लाइट के कलर्स होते हैं, मतलब ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, ये सारी चीजें होती है। फर्स्ट वाले में लिखा है कि मिक्सचर ऑफ वेवलेंथ ड्यू टू मल्टीपल एनर्जी ट्रांजिशंस, बहुत सारे एनर्जी ट्रांजिशंस की वजह से मल्टीपल वेवलेंथ्स मिलती है, ठीक है, डिफरेंट फेजेस में होते हैं, अलग अलग फ्रीक्वेंसीज होती हैं, ठीक उसी तरीके से एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम को एमिट करता है, मतलब कि जिसकी वजह से हमें एक वाइड लाइट मिल पाती है, सॉरी वाइड रेंज ऑफ वेवलेंथ्स मिल पाती है, स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, हाँ मल्टीपल डायरेक्शन में, बहुत सारी डायरेक्शंस में ये चीज स्प्रेड होती है, रिजल्टिंग इन डिक्रीज इन इंटेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे जैसे अब कोई भी लाइट सोर्स है, हमारा बल्ब हो गया, जैसे जैसे उसकी डिस्टेंस ज्यादा बढ़ती जाती है तैसे तैसे उसकी इंटेंसिटी जो है लाइट की वो कम होती जाती है। क्या इतनी चीजें समझ में आई? यहाँ पे अगर हमारा बल्ब है तो यहाँ पे उसकी लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगी और यहाँ पे उसकी लाइट इंटेंसिटी कम होगी। क्या इतनी चीजें में समझ में आई? हाँ, चलो इस चीज को नोट करो, उसके बाद हम स्टिमुलेटेड एमिशन देखते हैं। चलो स्टिमुलेटेड एमिशन में क्या चीज होती है? स्टिमुलेटेड एमिशन में जिस तरीके से हमने अभी स्पॉन्टेनियस में देखा कि भाई साहब ये दो एनर्जी लेवल्स हैं, E1 और E2, क्या भैया E1 और E2, यहां पे है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N1, यहां पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है N2। अब यहां पे कोई एक इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहां पे उसका चचेरा भाई पड़ा हुआ है, यहां उसके मामा रखे हुए हैं, ठीक है, जो कि सारे के सारे सेम एटम के इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब यहां पे हमने कोई एक H न्यू भैया H न्यू से परेशान है, H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी हमने इसको ट्रांसफर करी और इसने क्या किया? जंप किया भैया, जंप किया। लेकिन इस बार ये जो H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी है ये हमने इतनी प्रोवाइड करी है जितने में वो जंप करके मेटास्टेबल स्टेट तक पहुंच पाए, मेटास्टेबल स्टेट तक पहुंच पाए। भैया ये मेटास्टेबल स्टेट क्या है? मैंने शुरू में जो कि बताया था कि जो हमारी एक्साइटेड स्टेट है वहां इलेक्ट्रॉन 10⁻⁸ सेकेंड तक रह सकता है, उसके नीचे होती है मेटास्टेबल स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन 10⁻³ सेकेंड तक रह सकता है, और सबसे नीचे रहती है हमारी ग्राउंड स्टेट जहां पे इलेक्ट्रॉन फॉरएवर रह सकता है। तो अब हम इस इलेक्ट्रॉन को इतनी ही एनर्जी देंगे जिससे वो जंप करके इस मेटास्टेबल स्टेज पे आ जाए, मेटास्टेबल स्टेट पे आ जाए, ठीक है। अब जब मेटास्टेबल स्टेट पे आया, मेटास्टेबल स्टेट पे आया तो यहां पे ये 10⁻³ सेकेंड तक रुकेगा, 10⁻³ सेकेंड तक रुकेगा। अब जब तक ये यहां पर है, बाय दैट टाइम यही सेम जो हमने अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर करी थी, यही सेम एनर्जी होगी ना H न्यू, यही सेम एनर्जी जाके इसके चचेरे भाई को लगती है और ये भी क्या करता है? एक्साइट होके यहां पे पहुंच जाता है, एक्साइट होके यहां पे पहुंच जाता है। अब जब इसके 10⁻³ सेकेंड्स पूरे होते हैं तो ये नीचे आया, ये नीचे बढ़ा, और नीचे बढ़ने के साथ साथ ही जंप करके अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा ना, और नीचे आने के साथ साथ इसने H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटॉन्स के रूप में दे दी। क्या करा? H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटॉन्स के रूप में दे दी। क्या करा? H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी फोटॉन्स के रूप में दे दी। अब ये जब सब हो रहा है तब इसके जो चाचा भी हैं ये भी एक्साइट होके यहां पे पहुंच चुके हैं, एक्साइट होके यहां पे पहुंच चुके हैं, मतलब ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके यहां पे पहुंच चुके हैं, जिसमें से एक इलेक्ट्रॉन नीचे आ गया क्योंकि उसकी 10⁻³ सेकेंड की टाइम पूरा हो चुका था, उसने H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी को एमिट किया। अब यही H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी जाके करती है इसको स्ट्राइक। क्या करती है? जाके इसको स्ट्राइक करती है। स्ट्राइक करने के बाद क्या होगा भैया? ये ऑब्वियस सी बात है, अपनी एनर्जी लेवल छोड़ेगा, अपनी एनर्जी लेवल छोड़ेगा और नीचे भागेगा। जब नीचे भागेगा तो क्या करेगा? H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी ये भी रिलीज कर देगा। मतलब सेम टाइम पे इसने भी H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी और सेम टाइम पे इसने भी H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी। कितना हो गया भैया? 2H न्यू हो गया। कितना हो गया भैया? 2H न्यू हो गया। अब जब ये H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज करी तो इसने क्या किया? जाके इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक कर दिया। जब इस इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया तो ये भी नीचे आ गया। क्या किया? ये भी नीचे आ गया। नीचे आने के साथ क्या किया भैया? इसने भी H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज कर दी। तो एक ही साथ ड्यू टू ट्रिगरिंग हमने क्या किया? एक ही H न्यू अमाउंट ऑफ एनर्जी से इसको स्ट्राइक किया, फिर इसको स्ट्राइक किया, फिर इसको स्ट्राइक किया, तीनों जाके ऊपर गए क्योंकि इसकी स्टेट ज्यादा है, इसकी टाइमिंग ज्यादा है, ज्यादा देर तक ये लोग यहां रुकेंगे। आपस में ही स्ट्राइक किया एक दूसरे को और तीन हमें फोटॉन्स दे दिए।
यहां पे ये एक और, तो ये टोटल हो गया भैया 3 फोटॉन्स। कितने? 3 फोटॉन्स। अब थियोरेटिकली यहां पे 3 फोटॉन्स मिले हैं, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखो तो यहां बहुत सारी संख्या में फोटॉन्स होंगे, क्योंकि बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स जंप किए थे, बहुत सारी संख्या में इलेक्ट्रॉन्स ने फोटोन को इमिट किया। तो ये अल्टीमेटली क्या मिल गया? ये अल्टीमेटली हमें क्या मिल गया? ये हमें ऐसी लाइट मिल गई, ये हमें ऐसी वेव्स मिल गई, ये वेव्स ही तो है, ये हमें ऐसी वेव्स मिल गई जो कि सेम फेज में है, सेम फेज में है। यार मुझे एक चीज बताओ, इस वाली जो फोटोन थी, जो फर्स्ट वाली फोटोन रिलीज हुई थी, उसने क्या किया? इसको स्ट्राइक किया। इसकी वजह से जो एनर्जी रिलीज हुई उसने इसको स्ट्राइक किया। तो सेम एनर्जी तो ट्रांसमिट हो रही है एक दूसरे में। जब सेम एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है तो उससे निकला हुआ फोटोन भी सेम फेज में होगा, सेम वेवलेंथ का होगा, सेम फ्रीक्वेंसीज का होगा। क्या इतनी चीजें हमें समझ में आ गई? सेम कलर का होगा। जब ये सारी प्रॉपर्टीज मिल जाएंगी, सेम फेज, सेम वेवलेंथ, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम कलर, तो ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं भैया? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं हमारे लेजर की। ये सारी प्रॉपर्टीज किसकी हैं? ये सारी प्रॉपर्टीज हैं भैया हमारी लेजर की। तो क्या ये हमें स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस समझ में आ चुकी है, किस तरीके से होती है? हाँ जी, ये समझ में आ चुकी है। इसकी डेफिनेशन देख लो। स्टिमुलेटेड एमिशन अकर्स when an incoming photon interacts with an already excited atom। already excited atom था, उसने जो ये वाला फोटोन नीचे आ रहा है, इसने इसके साथ इंटरैक्ट किया, उसको भी ट्रिगर कर दिया, और मॉलिक्यूल इन अ हायर एनर्जी स्टेट causing it to undergo a transition to a lower energy state। मतलब कि इसकी जो एनर्जी निकली उसने इसको कॉज किया ताकि वो लोअर एनर्जी स्टेट में चला जाए। इसी को कहते हैं हम ट्रिगरिंग। इसी को हम कहते हैं ट्रिगरिंग। ट्रिगरिंग कुछ ऐसा वर्ड नहीं होता, बस समझने के लिए बता रहा हूं। और इसी पूरी प्रोसेस को कहते हैं हम स्टिमुलेटेड एमिशन। डेफिनेशन नोट करो और साथ ही साथ उसका डायग्राम बना लो। चलो अब इसका रेट इक्वेशन देख लेते हैं। जैसे कि यहां पे एनर्जी इन्वॉल्व्ड है, जैसे कि यहां पे एनर्जी इन्वॉल्व्ड है, एक दूसरे को ट्रिगर कर रही है, तो यहां कौन सा आइंस्टाइन का कोफिशिएंट आएगा? बी आएगा। मैंने क्या बताया था कि जहां पे एनर्जी डेंसिटी इन्वॉल्व्ड हो वहां पे बी को लेना है, जहां पे एनर्जी डेंसिटी इन्वॉल्व्ड ना हो वहां पे ए को लेना है। ठीक है, इतनी चीज हमें समझ में आई। अगली स्लाइड में, अगली स्लाइड खाली है भैया, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब इसमें रेट इक्वेशन की बात कर लेते हैं। रेट इक्वेशन कुछ इस तरीके से आएगी, dN2/dt, जो कि है स्टिमुलेटेड के लिए। कहां के लिए? स्टिमुलेटेड के लिए। ठीक है, ये कैसे लिखी जाएगी भैया? N2 क्यों लिखा? जहां से इलेक्ट्रॉन्स का डी एक्साइटेशन हो रहा। ठीक है, N2 यहां पे लिखा, जहां से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं वो स्टेट को हम यहां पे मेंशन कर देंगे। उस स्टेट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं यहां पे हम उनको मेंशन कर देंगे। इसके बाद क्या लिखेंगे? अब क्योंकि यहां पे एनर्जी डेंसिटी इन्वॉल्व है, एनर्जी डेंसिटी लिख दो, एनर्जी डेंसिटी लिख दो। तीसरी चीज यहां क्या बनेगी भैया? आइंस्टाइन का कोफिशिएंट लगाना पड़ेगा। कोफिशिएंट के आगे क्या लिखेंगे भैया? 2 से 1 लिखेंगे। क्यों? क्योंकि जो हमारी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेकेंड स्टेट से फर्स्ट स्टेट में जंप कर रहे हैं, तो 2 to 1 जंप कर रहे हैं, तो यहां पे क्या लिखा? B2 है। ये हो गई हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन की रेट इक्वेशन। समझ में आ गया? इस चीज को नोट करो। उसके बाद ये प्रॉपर्टीज लिखी हुई है। photons emitted by stimulated process possess same wavelength होती है, क्योंकि सेम एनर्जी ट्रांजिशन हुआ है। दूसरी तरफ सारे के सारे सेम फेज में होते हैं, सेम फ्रीक्वेंसी होती है सबकी। ठीक है, एग्जिबिट अ लाइट ऑफ ओनली वन वेवलेंथ। हाँ, यहां पे मतलब मैंने दोनों पर रिपीट कर दिया, सेम वेवलेंथ होती है, इस चीज को नोट कर लेना। और स्प्रेड्स इन ओनली वन डायरेक्शन, क्योंकि वो बहुत ज्यादा फास्ट प्रोसेस होती है, तो मल्टीपल डायरेक्शंस में स्प्रेड नहीं होता। जिस तरीके से स्पॉन्टेनियस एमिशन में होता था उस तरीके से यहां पे नहीं होता है। यहां पे एक सिंगल डायरेक्शन में सब जाते हैं, जिससे क्या होता है कि लेजर बीम में हमें हाई इंटेंसिटी का लाइट मिल पाता है। क्या मिल पाता है भैया? हाई इंटेंसिटी की लाइट मिल जाती है। एक और लास्ट पॉइंट, स्टिमुलेटेड प्रोसेस ऑफ एमिशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये जो लाइट एम्प्लीफिकेशन की बात हमने करी ना, लेजर का जो फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन होता है, शुरू के LA, लाइट एम्प्लीफिकेशन। ये लाइट एम्प्लीफिकेशन हो पाती है हमारी स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोसेस की मदद से। क्या इतनी चीज हमें समझ में आई? क्या इतनी चीज हमें समझ में आ गई? हाँ जी, ये समझ में आ गई। अब इस चीज को नोट करो, फिर आगे बढ़े।
अब उसके बाद आगे क्या है, चलो आगे, थैंक यू। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से फॉर्म होगा कि भाई साहब हमें एक्सप्लेन करो कि एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस क्या होती है, स्पॉन्टेनियस एमिशन की प्रोसेस क्या होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन की प्रोसेस क्या होती है। ये सारी चीजें आज आपने इस लेक्चर में सीख ली। अगले लेक्चर में जो मैंने ए और बी, जो आइंस्टाइन के दो कोफिशिएंट्स हैं, जहां से इस चैप्टर का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल के आता है, जो कि मतलब समझो कि हर एग्जाम में पूछा जाता है ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं कि हर एग्जाम में, लेकिन संभावना है कि ये आपके एग्जाम में आ जाए। तो ये वाली जो इसके अगली वाली वीडियो रहेगी उसको बहुत ज्यादा सीरियसली देखना, वहां पे मैं ए और बी के बीच का रिलेशन समझा रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए इस वीडियो को, इससे पिछली वाली वीडियो को रिवाइज करो। अपना ध्यान रखो, धन्यवाद।